जैसा कि हम लोग आज फिर से जो है प्रतिदिन की तरह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर की जो बिहार दरोगा की जो वॉल्यूम 1 वाली जो बुक है, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दी गई है, उसका जो है सेट 3 का जो है आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते होइएगा कि बिहार दरोगा की जो न्यू वाली वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम जो है 18 और 21 जनवरी को होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सेट नंबर 3 यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आप यदि सेट क्या कहते हैं 1 और 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार मॉडल प्रैक्टिस सेट करके, जो है उस प्रैक्टिस सेट में जा कर के आप देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को देखने वाले हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 में जो है पहला क्वेश्चंस जो है आज हिंदी का दिया गया है। तो हिंदी और इंग्लिश का डिटेल हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चंस क्या है, सैनागर कातर हिमालयन संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि यौगिक हो जाएगा सैनागर का, और कातर का जो हो जाएगा वो रूढ़ हो जाएगा, और हिमालय संरचना का जो है योग रूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्या है, मृगनयनी समास क्या है। देखिए, मृगनयनी समास जो है वो क्रमधारय है, ठीक है, मृगनयनी समास है क्रमधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में क्या है कि घरों का पानी जो है पड़ना, मुहावरों का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 नंबर में क्या है, देखिए 4 नंबर में इंग्लिश में है, क्या है कि यह काम करना मेरी क्या है, मेरी मजबूरी है। इसका कह रहा है हमको इनटू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। तो इट इज़ माय कंपल्सन से टू डू दिस वर्क, इसका जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर का है। 5 नंबर में क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस, खाली स्थान एडवाइजिंग्स मी ही गिव मी मनी। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी साइड हो जाएगा, यानी खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा, बी साइड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में जो है पॉलिटी का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पॉलिटी की क्वेश्चन 6 नंबर है। इस 6 नंबर में क्या है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो देखिए, निर्वाचन आयुक्त जो है वो निर्वाचन आयोग जो है वो निर्वाचन आयोग एक क्या है, आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और यह संवैधानिक संस्था जो है 3 सदस्य इसमें होता है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और क्या कहते हैं दूसरा दो जो होता है वो निर्वाचन आयुक्त होता है। अब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, अब इन दोनों की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो इन दोनों की जो है नियुक्ति वह राष्ट्रपति करता है, और इन्हें निर्वाचन आयुक्त को जो हटाया जाता है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इसी में यदि क्वेश्चंस रहता कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है संसद जो होता है उससे लोकसभा और राज्यसभा होता है, उन दोनों सभा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या होता है कि बहुमत पास होता है, और बहुमत पास होने पर जो है राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाता है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाता है, तो निर्वाचन आयुक्त को जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर हटाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में क्या है कि राज्यों के गठन के सही क्रम का पहचान करना है। देखिए, पहले आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। 2 नंबर में क्या है, हिमाचल प्रदेश जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। उसके बाद क्या कहते हैं 3 नंबर में हरियाणा है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। त्रिपुरा की स्थापना 1972 में हुई थी। तो अब हमें सही क्रम में सजाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, पहले आंध्र प्रदेश, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन ए या बी हो सकता है। अब क्या कहते हैं, उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से पहले हरियाणा की हुई थी, तो 3 नंबर होना चाहिए, तो 1 और 3 होगा, लेकिन ए में 1 और 2 है, यानी हिमाचल प्रदेश को जो है वो कह रहा है, तो ए ना हो करके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 8 नंबर का, 8 नंबर में जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद होता है वो आर्टिकल 148 के तहत होता है, याद रखना है।
वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वित्त आयोग जो होता है वो आर्टिकल 280 के तहत होता है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का कार्य है कि स्टेट और सेंट्रल जो होता है, स्टेट यानी कि राज्य और केंद्र जो होता है, उन दोनों के बीच जो कर का जो वसूली होता है, वो कर वसूली को जो है वितरण करने की सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग में जो होता है एक मुख्य अध्यक्ष होता है और 4 इसका अन्य सदस्य होता है, यानी 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को लेकर के वित्त आयोग में। नेक्स्ट सी में जो है प्रशासनिक अधिकरण को एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कहते हैं। अब प्रशासनिक अधिकरण का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 323A के तहत होता है, यानी आर्टिकल 323A के तहत होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल यानी कि यह भी एक प्रकार का क्या है? अदालत होता है, यानी कि एक प्रकार का न्यायालय ही होता है। और इस अदालत में सरकारी कर्मचारियों का जो है वो मामला जाता है और भूमि से रिलेटेड मामला इस अधिकरण में जाता है और इसमें जो भी मामला जाता है उसकी सुनवाई जल्द से जल्द होती है, तो याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन डी नंबर में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है आर्टिकल 315 के तहत हुई है, तो इस तरह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता उच्च न्यायालय सबसे पहले देखिए रीट जो जारी करता है, रीट मतलब रीट मतलब क्या होता है? आदेश देना। तो उच्च न्यायालय क्या करता है? रीट जारी करता है और यह रीट मौलिक अधिकार से रिलेटेड जारी करता है, मौलिक अधिकार के विरोध में जारी करता है, मौलिक अधिकार को बचाने के लिए यह रीट जारी करता है। देखिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है और वही सुप्रीम कोर्ट यहाँ होता तो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। और दोनों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट यह भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है। एक तो परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा जो है वो पांचवा क्या होता है? पांचवा एक और होता है अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। एक पांचवा उत्प्रेषण होता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रीट जारी किया जाता है उस रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत यदि किसी भी व्यक्ति को जो है हिरासत में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द समय सीमा के भीतर जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। तो यही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है कब? जब वह राजनीतिक दल चाहे राज्य में, देखिए वह राजनीतिक दल जो है राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट प्राप्त कर लेता है तो उस राजनीतिक दल को जो है क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो देखिए 352 अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। उसके बाद क्या कहते हैं 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। तो यह वित्तीय आपात वाला जो अनुच्छेद है इसे अभी तक जो है प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में क्या है? 12 नंबर में अनुसूची दिया गया है और अनुसूची के बारे में जो है एक तरफ सूची 2 में दिया गया है और मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए क्या है
नौवीं अनुसूची, सबसे पहले अगर हम नौवीं अनुसूची का बात करें तो नौवीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से जानकारी, भूमि सुधार के बारे में उल्लेख करता है। और आठवीं अनुसूची जो है भाषा के बारे में उल्लेख करता है, यानी कि आठवीं अनुसूची में जब संविधान बना था उस समय मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, छठी अनुसूची जो है, छठी अनुसूची जो है जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है। और चतुर्थ अनुसूची जो है वह राज्यसभा के बारे में जो है वो चर्चा करती है। नौवीं देखिए, संविधान में जो है मूल रूप से, यानी कि जब संविधान बना था उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहला संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ था, उस संविधान संशोधन के तहत नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो याद रखना है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में क्या है कि संसद में जो है शून्यकाल का समय कब होता है। तो संसद में शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 बजे से लेकर के जो है 1 बजे तक होता है। संसद में शून्यकाल का समय कब होता है, 12 बजे से लेकर के जो है 1 बजे तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 14 नंबर का, इसमें है कथन ए में क्या दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है, तो हाँ कहा है, कथन ए सही होगा। कथन आर क्या है, अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, यह भी सही है, कथन आर भी सही है। यानी आप आर्टिकल 32 के तहत जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है। और इस रीट के कारण जो है इस रीट से जो है मौलिक अधिकार को बचाया जाता है। इसमें क्या है कि कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है, लेकिन क्या है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, हमें कहा जा रहा है। ए ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है, तो हाँ ए और आर दोनों सही है। तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर भी है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का सही स्पष्टीकरण आर क्यों है, क्योंकि देखिए ए जो है आर की वजह से ही जो है यानी कि आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकारों की अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार करता है। इसी वजह से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो उद्योग में शक्ति की इकाई होती है। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है, तो देखिए उद्योग शक्ति को क्या कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला वर्क बट्टा क्या होता है, समय होता है। वर्क का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और समय का ऐसा मात्रक सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड तो एक शक्ति का ऐसा मात्रक होगा ही होगा। और क्या कहते हैं दूसरा, वाट भी शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। लेकिन हमें यहाँ उद्योग यानी कि फैक्ट्री वगैरह में शक्ति की इकाई पूछा जा रहा है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा, अश्व शक्ति यानी कि HP हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या है, तो 18 में जो है हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्था विकृति क्या होती है, छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्या है, वायुयान कार्य करता है। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के गति के नियम, तो न्यूटन कितने प्रकार के गति के नियम दिया है, न्यूटन ने 3 प्रकार की गति का नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में क्या है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर, तो मानव के जो है दृष्टि पटल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है। और मानव नेत्र की सबसे आँख की जो बाहरी भाग होती है वह क्या होती है, कॉर्निया होती है, बाहरी भाग। और कॉर्निया से क्या होता है, कॉर्निया आँख जब दान दिया जाता है तो कॉर्निया को ही दान दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में क्या है, शरीर का वजन। शरीर का वजन जो है वो कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है, तो अधिकतम वहाँ पर होगा जहाँ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होगा। तो देखिए 2 बातें याद रखनी है। पृथ्वी है ये, माना कि अब जब ये पृथ्वी है, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, माना कि ये पृथ्वी है, ठीक है।
अब इस पृथ्वी में बीचों बीच जो है विषुवत रेखा खींची गई है जो काल्पनिक रेखाएं हैं, और यहाँ क्या है, ध्रुव है, ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है और ये विषुवत रेखा है। देखिए विषुवत रेखा पर जी का मान क्या है, कम है, लेकिन ध्रुव पर जी का मान क्या है, अधिकतम है, यानी कि अधिक है। जहाँ ध्रुव का मान क्या हो, सॉरी, जहाँ जी का मान यानी कि गुरुत्व त्वरण का मान अधिक होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, शरीर का वजन भी अधिक होगा। शरीर का वजन इसलिए अधिक होगा क्योंकि W बराबर mg होता है, यानी भार का फॉर्मूला mg होता है, और जी जहाँ अधिक होगा वहाँ क्या हो जाएगा, शरीर का वजन भी अधिक हो जाएगा। W यानी कि भार, भार को क्या कहते हैं, वजन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं, शरीर का वजन विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होगा क्योंकि जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। ध्रुव पर क्या होगा, शरीर का वजन अधिकतम होगा, तो हाँ ध्रुव पर शरीर का वजन क्या होगा, अधिकतम होगा। क्यों अधिकतम होगा, क्योंकि जी का मान अधिकतम होगा, और जी का मान अधिकतम होगा तो भार क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 22 नंबर में क्या है, बेंजीन में कितने सिग्मा, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं। तो याद रखना है कि बेंजीन में जो है 6, बेंजीन में 12 सिग्मा बंध होते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा बंध होते हैं, 12 सिग्मा बंध होते हैं और 3 पाई बंध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B2 को जो है पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन हो जाएगा, और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पैराडॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में क्या है, 24 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था। तो प्रथम निश्चेतक के रूप में डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया गया था। निश्चेतक जो है बेहोश करने के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में क्या है कि नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो नमी देने वाली क्रीम में जो है सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समरूप मिश्रण का उदाहरण है। समरूप मिश्रण का अर्थ होता है समांगी, यानी कि समान रूप से घुल जाना। तो अब देखिए नमक और सल्फर को जब आप मिलाएंगे तो यह समान रूप से नहीं घुलेगा। हवा में धूल का कण भी समान रूप से नहीं घुलता है, लेकिन जल में नमक को मिलाते हैं तो समान रूप से घुल जाता है, यानी समरूप मिश्रण, समांगी मिश्रण कौन हो जाएगा, जल में नमक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है। तो आइसोबार का अर्थ क्या होता है, समभारिक, और समभारिक मतलब क्या होता है, समान भार। किसी भी तत्व का क्या होना चाहिए, समान भार। जैसा कि आर्गन और कैल्शियम दोनों की परमाणु भार क्या होती है, 40 ही होती है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए समभारिक में तो समान भार होना चाहिए, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आइसोबार, यदि यहाँ आइसोटॉप्स होता, आइसोटॉप्स मतलब क्या होता है, समस्थानिक, मतलब समान स्थान होना चाहिए, समस्थानिक। तो इसमें क्या हो जाता, परमाणु संख्या समान होता दो तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तत्व का कहते हैं, एक ही तत्व के विभिन्न अपरूप होते हैं, उस तरह से। 28 नंबर में क्या है कि 28 नंबर में जो है निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। देखिए जब भी हाइड्रोजन आबंध से क्वेश्चन से पूछे कि हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन आबंध के लिए 3 तत्व जिम्मेदार है, F यानी कि फ्लोरीन, O ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन। यानी इन्हीं तीनों तत्व से जब रिएक्ट होता है तब जा कर के हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। तो देखिए इसमें CO कार्बन है ना, अकार्बनिक हमसे पूछा जा रहा है।
तो अकार्बनिक में सी यहाँ कार्बनिक हो जाएगा, यानी ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या बचा हमारा CH। अब CH में देखिए ना F है ना O है ना N है, यानी C नंबर भी नहीं होगा। अब B में क्या है कि HO है, O है ना, B में क्या है O है, यानी कि नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में क्या है, गायनेकोमेस्टिया। गैनेकोमेस्टिया क्या है, तो गैनेकोमेस्टिया यानी कि पुरुषों में स्तन के विकास को क्या कहते हैं, गैनेकोमेस्टिया कहते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में क्या है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो पीडियाट्रिक्स जो है शिशु रोगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब क्या होता है, मुंह में, यानी ओरल का अर्थ होता है माउथ में पीना। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था, ओरल पोलियो वैक्सीन जो था वो अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित किया गया था। लेकिन अगर पोलियो यहाँ ओरल ना होता, सीधे क्या होता, पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो पोलियो वैक्सीन जॉन ई सॉल्क के द्वारा विकसित किया गया था। पोलियो वैक्सीन यानी यह सुई के द्वारा जो है इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है यह पिलाया जाता है मुंह के माध्यम से। एडवर्ड जेनर का टीका का जो विकास किसने किया था, एडवर्ड जेनर जो था वो चेचक के टीका का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जो है उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, यानी ऑर्गेनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, तो इसमें क्या होता है कि रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंथेटिक मतलब कृत्रिम कीटनाशक का प्रयोग ऑर्गेनिक भोजन में नहीं किया जाता है, इसलिए जो है इसे बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 में, प्लेग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं, तो प्लेग्रा और क्या कहते हैं स्कर्वी। तो स्कर्वी क्या होता है, ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। और प्लेग्रा जो है यह विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। और विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में क्या होता है, रिकेटस होता है, ठीक ना। और विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है, रिकेटस होता है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में क्या है, मिलान करने के लिए है। तो देखिए मिलान करने के लिए एड्रिनल जो है वो गुस्सा से संबंधित है। एस्ट्रोजन क्या है कि यह महिला से रिलेटेड हार्मोन है। उसके बाद इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज से हो जाएगा। और फेरोमेन्स जो है यह साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 35 नंबर में क्या है, तो देखिए 35 नंबर में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को पहली बार 4 राज्य में 5 जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहली बार खुला था, ठीक है। अब नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है केलकर समिति के सिफारिश करने के बाद नहीं खोले जा रहे हैं। केलकर समिति ने सिफारिश किया था और उस सिफारिश में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने से जो है वो मना किया था, तब से जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोले जाते हैं। अभी पूरे भारत में जो है 2 मात्र ऐसा स्टेट है जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, बाकी के सभी राज्य में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। 2 राज्य में, एक गोवा है और दूसरा सिक्किम है। गोवा और सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में क्या है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है, तो वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा जो है मूल्य संवर्धित टैक्स को जो है समाप्त किया गया है। यह किस प्रकार का टैक्स था, तो यदि किसी भी वस्तु की उत्पादन होता है तब से लेकर उस वस्तु का जब तक उपभोग होता है तब तक बार बार अलग अलग चरण में उस पर टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को मूल्य संवर्धित टैक्स कहता था, ठीक है। तो इस टैक्स को जो है वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में क्या है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और यह आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, जब भारतीय बजट पेश होता है, उस बजट को पेश करने से एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में क्या करा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 नंबर में, सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला था? तो सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को 2004 से 5 ईस्वी के बीच में जो है जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसे प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो गांधीवादी योजना को जो प्रस्तुत किया था वो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो शिवरमन सिंह के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? शिवरमन सिंह के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। और इस नाबार्ड बैंक की स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? तो इस नाबार्ड बैंक की जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। नाबार्ड बैंक की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का जो है यह फुल फॉर्म क्या होता है? इस फुल फॉर्म को कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में क्या है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है अधिनियम, पहला ऑप्शन क्या है, अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्र में 60% परिवार आते हैं। तो नहीं, दूसरा ऑप्शन गलत है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है प्रावधान किया गया था 75% परिवारों को, और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया था 50% परिवारों के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42 नंबर में जो है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय बीमा और विनियामक विकास प्राधिकरण की मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। और इसका जो इंग्लिश में जो नेम होता है, फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में वो कुछ इस तरह होता है, IRDA इरिडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना अधिनियम 1999 के तहत हुई थी। उद्देश्य इसका क्या था कि पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना और भारत में बीमा उद्योगों की त्वरित विकास सुनिश्चित करना जो था, इसका उद्देश्य था इरिडा का। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड जो है वो राजगीर में अवस्थित नहीं है? देखिए, नानक कुंड राजगीर में अवस्थित है, सूरज कुंड भी राजगीर में अवस्थित है, मखदूम कुंड भी राजगीर में अवस्थित है, लक्ष्मण कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। यह कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है। और मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड लक्ष्मण कुंड ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44 नंबर में, उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? तो पश्चिम चंपारण जिला से उदयपुर झील का संबंध है। 45 में लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह जो है 1857 की क्रांति से एक वर्ष पहले 1856 ईस्वी में हुआ था। यह लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर के जो कैदी थे उन्होंने जो है जेल के भीतर करा था।
क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेज जो थे कैदियों को पीतल के लोटा में पानी पीने के लिए देता था, लेकिन बाद में इसे पीतल की लोटा के जगह पर मिट्टी के लोटा में पानी देने लगा। तो 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर की कैदियों ने जब विद्रोह किया तो फिर से मिट्टी के लोटा को हटाकर जो है पीतल की लोटा में पानी देने लगा। इसी विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर में क्या है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे और यही बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। 1967 से लेके 68 ईस्वी तक, यानी 1 वर्ष के लिए ये बने थे। 47 में भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है। देखिए, भारत में जो भी स्थलाकृति है वो किसी एक युग में नहीं बना है, ठीक है, तो कई युगों में ये बना है। सबसे पहले देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय वाला भाग बना है, सबसे पुराना प्रायद्वीपीय भाग है, तो वो क्रेटेशियस युग में बना है, क्रेटेशियस युग में बना है। उसके बाद भारत की हिमालय की निर्माण हुई है। भारत प्लेट और यूरेशियन की प्लेटों की टक्कर के कारण हुआ है हिमालय की निर्माण। तो इस हिमालय की जो निर्माण हुई है वो ट्रेसियस युग में हुई है, टर्शियरी युग में हुई है। उसके बाद हिमालय की अवसाद जो बचा है ना, हिमालय की नदियों के कारण जो अवसाद उत्तर भारत में आया है उससे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो उत्तरी मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो पीली एस्टोसीन युग में हुआ है। तो तत्काल ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 नंबर में, किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? तो तिब्बतियन हिमालय जो है क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालय का भी निर्माण जो है वो अलग अलग समय में हुआ है। हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका है, उसके बाद बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है, उसके बाद जो है बृहद हिमालय के बाद किसका निर्माण हुआ है? लघु यानी कि मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है, और सबसे अंत में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अधिकांश भाग कहाँ है? तिब्बत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में क्या है कि कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है वो बृहद और लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है। कश्मीर घाटी अवस्थित है, कुल्लू घाटी अवस्थित है, उसके बाद क्या कहते हैं लाहौल स्फीति इसी में बृहद और लघु के बीच स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहद एवं क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 नंबर में, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 ईस्वी को जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। और इस समझौता को जो मध्यस्थ करवा रहे थे वह वर्ल्ड बैंक थे, यानी कि विश्व बैंक इस समझौता की मध्यस्थता करवा रही थी। और इस समझौता का मध्यस्थता कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के कराची में हुआ था। 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि सिंधु नदी के जो तंत्र थे उस तंत्र में जो क्या कहते हैं 3 पूरब की ओर बहने वाली जो नदियाँ थी उस नदियाँ का नाम क्या था? सतलज, ब्यास और रावी। इन तीनों नदी का जल जो है पूर्णतः पूरा का पूरा भारत यूज करता है। उसके बाद इस संधि के तहत और इसी संधि के तहत पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी थी सिंधु, चिनाब और उसके बाद क्या कहते हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, ये तीनों नदी का पानी जो है पाकिस्तान यूज करता है। ठीक है। और यह पश्चिम की नदियां हैं और इस पश्चिम नदियां पर भारत जो है इसी संधि के तहत पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जो है वो बांध बनाकर बिजली का भी उत्पादन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में क्या है कि शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन मानी जाती है? तो शुष्क कृषि के लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, लेटराइट नहीं, काली मिट्टी मानी जाती है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए मानी जाती है। और लेटराइट मिट्टी जो है यह किस खेती के लिए मानी जाती है? तो यह जो है चाय और कॉफ़ी के खेती के लिए मानी जाती है। और काली मिट्टी सबसे अत्यधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है यह बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है।
52 नंबर क्वेश्चन में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। वनावरण मतलब क्या होता है, वृक्ष जंगल झाड़ियों से कवर किया हुआ एरिया। यहाँ प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो प्रतिशत में पक्का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। यह पक्का टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और यदि यही क्षेत्रफल सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल होता प्रतिशत के स्थान पर, तब क्या हो जाता, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व हो जाता। यह टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है यह एमपी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म गलत है। देखिए पोंचपान गांधी सागर बांध, यह गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। पोंचपान परियोजना यह भी गोदावरी नदी पर है। श्रीशैलम परियोजना यह भी कृष्णा नदी पर है। बगलीहार परियोजना यह भी चेनाब नदी पर है। ठीक है, अब यह गांधी सागर बांध किस नदी पर है, यह आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में क्या है, सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है। तो सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है सोन नदी घाटी में स्थित है। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यह एमपी में पड़ता है। और सोन नदी की उद्गम कहाँ है, तो यह अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से यह नदियाँ निकलती है और पटना में जाकर के यह नदी गंगा में जाकर के क्या होती है, मिल जाती है। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र। दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर नदी घाटी में जो है झरिया कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और यह झरिया कोयला उत्पादक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यह झरिया झारखंड में पड़ता है। 55 में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था। तो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। सोवियत संघ पहले यूएसएसआर कहलाता था, यानी कि अब रूस का यही नाम है। रूस पहले सोवियत संघ कहलाता था। और यह स्थापना कब 1979 ईस्वी में जो है मध्यस्थता हुई थी विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच। लेकिन भारत ने 1982 ईस्वी में इस बात को मंजूरी दिया था, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में क्या है कि 56 में ना वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है, 1000 पुरुषों में महिला की संख्या कितनी है, यह लिंगानुपात कहलाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जा रहा है तो माहे हो जाएगा, जो 1176। 1000 पुरुष में 1000 पुरुष है, वहाँ 1000 पुरुष में 1176 महिलाएं हैं, यानी माहे। यह पुदुचेरी का क्या है, पुदुचेरी का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसी में यदि और थोड़ा सा डिटेल करें तो देखिए केरल जो है वो क्या हो जाएगा, राज्य में 1084, यानी केरल सबसे अत्यधिक क्या हो जाएगा, केरल जो हो जाएगा वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा। हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा। और दमन दीव का जो दमन नामक डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम जो है लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सबसे मैक्सिमम यानी अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट माहे, सबसे कम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट 533 दमन, और सबसे अत्यधिक यानी कि राज्य में लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात राज्य में हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। यानी इनका कहना था जॉर्ज लेमेत्रे का कि ब्रह्मांड अभी भी क्या हो रहा है, फैल ही रहा है, अभी भी विस्तार हो ही रहा है ब्रह्मांड का। यह बात जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी जो है वो माउंट विसुवियस है। कौन सा है, माउंट विसुवियस है, जो इटली का है। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब जो क्या कहते हैं 10-20 वर्षों से जो है वो क्या कर रहा है, एक्टिव नहीं है।
और बाकी का माउंट एटना यह भी इटली में है, यह क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेना यह फिलीपींस में, यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। डी में माउंट कैटोपॉक्सी, यह माउंट कोटोपॉक्सी कोटोपैक्सी में है, यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ऑप्शन में मात्र एक माउंट विसुवियस यानी इटली में जो ज्वालामुखी है यही क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। यह क्या कहते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। अब भारत में क्या कहते हैं, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, वह अंडमान निकोबार में है। उस ज्वालामुखी का क्या नाम है, नारकोंडम नाम है। 59 नंबर क्वेश्चन, 59, हाँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो 30 मई को मनाई जाती है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है, याद रखना है। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में जो है पिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो पिक्की के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किए गए हैं। पिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका कमेंट आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 61 नंबर में कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक क्या हो गई है, तो वो 146.39 करोड़ हो गई है। अभी देखिए हमारे भारत का जो है फिलहाल में 2011 में जनगणना हुई थी और अभी जनगणना 2021 में होने वाला था ना, 2021 में, क्योंकि जनगणना 10 वर्षों के बाद होता है। तो पूर्ण रूप से जनगणना यानी कि पूरा जनगणना तो हो नहीं पाया। तो यह सारी डाटाएं जो अभी आ रहा है, ये सारी की सारी डाटाएं जो है वो अनुमान पे आ रहा है, सर्वे के अनुसार आ रहा है, रियल वाला डाटा यह नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है। लेकिन अब देखिए 62 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से राजनीति पार्टी की शुरुआत की है, तो ये अमेरिका पार्टी से शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से किन दो राज्य के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ था, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है, तो परिसीमन आयोगों को जो है अनुच्छेद 82 के तहत 82 में जो है वो वर्णन किया गया है। परिसीमन आयोग क्या होता है, देखिए परिसीमन आयोग जो है यह लोकसभा हो या क्या कहते हैं विधानसभा हो, इसमें क्या करता है कि यह सीटों की निर्धारण करता है निश्चित समय तक के लिए, सीट के निर्धारण करता है, साथ में सीमा का भी निर्धारण करता है कि इस लोकसभा का सीमा कहाँ तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है प्रोजेक्ट में हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है, तो गंगा डॉल्फिन की जो टैगिंग हुई है वो कहाँ, असम में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है 67, इसमें क्या है कि 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना को आधारशिला रखी है, तो केन और बेतवा नदी को जोड़ने की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2024 का नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है शांति के क्षेत्रों में। तो यह जो था निहान हिंदान क्यू समूह थे, यह जापान के थे। 69 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है, तो रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक अजय है। हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है, तो पोर्ट ब्लेयर का जो है परिवर्तित नाम विजयपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा संचालित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजन किया जाएगा? तो यह लॉस एंजल्स में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी टीम जो है प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है? ओडिशा वॉरियर्स क्लब रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे कि निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो यह रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सारा ये करंट अफेयर है। भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो यह मैत्री-2 के नाम से स्थापित करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV के रोकथाम के लिए लोनाकापावीर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो गिलियड साइंसेज के द्वारा विकसित किया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? यह प्रत्यय अमृत को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? कोर्ट किसे कहते हैं? तो देखिए, एक मैदान, एक आयताकार क्षेत्र होता है, उस आयताकार क्षेत्र को जो है बीचों बीच बांट दिया जाता है और एक तरफ एक खिलाड़ी और दूसरे तरफ एक खिलाड़ी होता है, इसे कोर्ट कहते हैं। तो कबड्डी भी इसी तरह खेला जाता है, वॉलीबॉल भी इसी तरह, नेटबॉल भी इसी तरह खेला जाता है, लेकिन पोलो नहीं खेला जाता है, यह फील्ड में खेला जाता है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो भुवनेश्वर को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1965 ईस्वी में रेमन मैग्सेस पुरस्कार से इसे लोकनायक भी कहा जाता है, यानी कि जनता का नेता भी कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी? तो कुषाण वंश के जो है सीमा बाहर तक फैली थी, मध्य एशिया तक फैली थी। 84 में प्राचीन में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा की दक्षिण में दक्षिण क्षेत्र को कीकट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कीकट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में क्या है कि सिकंदर जो थे, सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न कारण था। पहला कारण, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कारण, उसकी सेना भी क्या थी? श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा कारण, भारत के जो लोग थे वो भारत का विरोध कर रहे थे। कुछ लोग भारत में उसे देशद्रोही कहा जाता था, यानी उसको देशद्रोही भारतीय शासक का क्या मिला? सहयोग मिला। तो ये 3 कारण की वजह से जो है सिकंदर को भारत में सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत मतलब रजिया बेगम को पद से हटाने में किसका हाथ था? तो अमीरों का हाथ था, तुर्कों का हाथ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 में टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये भूराजस्व के क्षेत्रों में क्या था? अकबर के ये भूराजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में क्या है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकुर्क था। कौन था? अल्बुकुर्क था। और भारत में पुर्तगाल प्रथम व्यक्ति कौन आया था? पुर्तगाली प्रथम व्यक्ति वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ब्रिटिश प्रभुत्व को क्या किया था? प्रारंभ, यानी कि ब्रिटिश ने भारत में जो है वो प्रवेश करना शुरू किया, भारत में शासन करना शुरू कर दिया था। किस युद्ध के बाद? तो देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था। और यह प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और क्या कहते हैं, बंगाल का जो राजा
रहा था सिराजुद्दौला, वो दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था, उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी किया, जिस वजह से सिराजुद्दौला ने युद्ध में हार गया और सिराजुद्दौला के जो मीर जाफर थे उसे अंग्रेज ने बंगाल का नवाब बना दिया और इसी प्लासी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व जो है वो प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो यह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट के क्या था? विरुद्ध सत्याग्रह। देखिए, रॉलेट एक्ट एक प्रकार का अंधा कानून था और यह कानून 21 मार्च 1919 ईस्वी को अंग्रेज ने भारत में लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट के तहत बिना किसी व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं मुकदमा चलाए हुए किसी भी व्यक्ति पर क्या कहते हैं शंका, अगर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था, उसी को रॉलेट एक्ट कहा जाता था। तो इसी के विरोध में सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने देशव्यापी जो है वो हड़ताल किया। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा प्रथम संस्था थी। 93 में क्या है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? यह फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो ये जॉन लॉक की रचना है। किसकी रचना है? जॉन लॉक की रचना है। अब देखिए 95 नंबर में क्या है, मैथ की क्वेश्चंस है। इसे आप लोग बनाने का प्रैक्टिस करिएगा ताकि क्या हो कि प्रैक्टिस मजबूत हो और इसका जवाब कमेंट में करना है। आगे 96 में रीजनिंग है, इसका भी आंसर कमेंट में करिएगा। 97 में क्या है, रीजनिंग त्रिभुज गिनना है, इसका भी कमेंट करना है। 98 में क्या है, मैथ है, इसका भी आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। 99 में भी मैथ है, इसका भी कमेंट करना है। 100 में क्या है, मैथ है, इसका भी कमेंट करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है सेट 4 को डिस्कशन करेंगे।